बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज बहुत ही अहम खबरें हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। खबरें मरती नहीं है और मरने देती नहीं है वाकयात को। सो वीकेंड के ऊपर डेवलपमेंट्स पिछले हफ्ते भी हमने कहा, कुछ ऑडियो टेप्स आ गई, इस दफा भी कुछ ऑडियो टेप्स आ चुकी हैं और टेपों का मौसम है, ऑडियो वीडियो टेप्स का मौसम है। अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मंसूब एक और मुबैना ऑडियो लीक जो है वो सामने आ चुकी है और जिसमें कि वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मुबैना तौर पर अभी उनकी तहकीकात इस पे होनी है नहीं होनी है तो आगे की बात है, लेकिन जो टेप अब तक आई है उसके मुताबिक के उनकी बेटी को भी सजा दी जाए और इदारों के हवाले से भी बात करें। बहरहाल अब इसके ऊपर हुकूमत को कुछ फैसले करने होंगे। जुडिशल इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती हैं, लेकिन अहमद नूरानी की ये स्टोरी है जो कि आई है और अहमद नूरानी साहब इससे पहले भी बहुत सी खबरें ब्रेक कर चुके हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे। दूसरी अहम खबर जो है वो IMF के मुआहदे के हवाले से है जो कि तय पा गया है और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की जो कर्जे की किस्त है वो जारी की जाएगी। छठा ये प्रोग्राम है और इसकी बहुत कड़ी शराइत भी थी जो कि अपेरेंटली लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम की है और इसका इंडिया एक आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शौकत तरीन साहब ने वो ये कह के जरूर दिया है कि 30 रुपए तक पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको मरहलावार हर महीने 4 रुपए के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाएगा। बिजली महंगी होगी, महंगाई का नया तूफान आएगा। पाकिस्तान के अवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको ये मुकाबला करना पड़ेगा और अपनी इस्तात अपनी ताकत से बढ़कर मुकाबला करना पड़ेगा कि सूरत हाल कहाँ जाके ठहरेगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो टोटली महंगाई की चक्की में जो है वो पिस चुकी है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर है और जाहिर है कि इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को नहीं होगा, पाकिस्तान के निजाम को भी हो सकता है। ऐसे में अपोजिशन जमातें क्या सोचती हैं, क्या करती हैं। PDM का आज भी एक इजलास था जिसमें कि इस्तीफों की बात हुई, जिसमें धरने की बात हुई, जिसमें लॉन्ग मार्च की बात हुई, बहुत सारे ऑप्शंस की बात हुई, लेकिन असल और एक ऑप्शन क्या है वो अभी तक PDM के इजलासों में या PDM के प्लेटफॉर्म से हमें समझ में नहीं आया। अपोजिशन क्या चाहती है, अवाम क्या मायूस हो रहे हैं, इस निजाम से मायूस हो रहे हैं, जमहूरियत से मायूस हो रहे हैं। ये इस वक्त है पाकिस्तान की सियासी जमातों को सोचना है कि उनको आगे क्या देखना है। इस पर हम बात करेंगे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से खुसूसी तौर पर और प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज भी वजीर आजम का जो उन्होंने जो बात की है अपने नुमाइंदों से, उनका ये कहना है कि हम अगला इलेक्शन जो है वो EVM पे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा है, एक बहुत बड़ा मसला है। EVM किस तरह से मशीनें जो है वो इलेक्शन करवाएंगी, इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा। इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में अब ये बॉल है कि वो किस तरह से इस मामले को डील करते हैं। अपोजिशन अगर जाती है कोर्ट में तो इलेक्शन कमीशन का मौकफ क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। तो हमने सोचा इस पे कुछ देर के लिए खुसूसी बातचीत की जाए। हमारे साथ मौजूद है जनाब कुंवर मोहम्मद दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, अहम इंतखाबात इनकी जेर निगरानी होते रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साहब। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, आज आपने एक बड़ा जबरदस्त कॉलम भी लिखा है जो हम पढ़ रहे थे अखबार में, उसमें बहुत आपने चीजें वाजे लफ्जों में लिखी हैं और आपने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ है वो क्या हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप बताएं भी क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको तस्लीम कर लेगा या जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के सामने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर इंतखाबात करवाए जाए, मुमकिना तौर पर क्या इलेक्शन कमीशन कह सकता है। सर देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी साफ गोई से आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए अपने सेक्रेटरी उमर हमीद के जरिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्टैंडिंग कमेटी जो है, बड़ी अहम स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असम्बली की, उसके सामने ये मौका पेश कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है ये यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। अभी हमने इसमें 4 या 5 प्रोजेक्ट पायलट बनाने हैं, उस पर काम करना है, देखना है, सोचना है। फिलहाल 2023 के इंतखाबात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होने। अब जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मोहतरम शख्सियत हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनको सही मायने में कोई ब्रीफ नहीं कर रहा।
मुनगुजर है प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं होता इतना ज्यादा कि वो गहराई में जाएं। जो उनके जी। जो आसपास के जो वज़रा हैं वो उनको सही तरीके से नहीं बता रहे कि जनाब जब तक एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिस आईनी इदारा है जिसके इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान से भी ज्यादा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर उनकी हैसियत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराबर उनका स्टेटस है, ठीक। तो वो जब ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को सही इदराक दिया ही नहीं जा रहा। अब इसका बड़ा आसान तरीका है कि जब तक हमारा आइन का आर्टिकल जो है, जितने भी हमारे इलेक्शन एक्ट पर है, इसे बनाना कि जब भी आप जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सारा सेक्शन पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपने आइंदा इंतखाबात करने हैं तो पाकिस्तान की सारी पार्लिमानी जमातों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करनी है, ठीक बात है। मशावरत करनी है। यहाँ तक कि आप ज़ाब्ता इखलाक नहीं बना सकते जब तक कि हमारी पार्लिमानी सियासी जमातों की मंजूरी ना मिल जाए। और ये तो इतना बड़ा मेगा तो सर, अब प्रोजेक्ट जब है कि सियासी जमातें ये सोच रही हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो आपके ख्याल में उनकी प्ली क्या होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत? और खास करके ये भी बताइए कि क्या इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत थी, जो कि सिर्फ एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर काम जो है वो चलाया गया है? क्या इसके स्ट्राइक डाउन होने के इम्कानात क्या है इस कानून साजी के? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सेनेट का स्कैंडल हुआ था मार्च 20 साल 2021 में, जी, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जनाब ये जो ऑर्डिनेंस आ गया है, रेफरेंस आ गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि हमने हाथ खड़े करके शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब कराना है, तो ये एक्ट के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता जब तक आप कानून आइन में आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं कर लेंगे, तो शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात नहीं हो सकते। उसी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए कहा कि आप आइन के आर्टिकल 226 218 के मुताबिक कार्रवाई करें। तो ये अब ये जब बात खत्म हो गई, अब उसी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब ये तकरीबन 75-76 इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियां की, उसमें 15 या 16 इतनी इंपॉर्टेंट वो जो थी तरमीमें कर दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे, रेफरेंस भेजे कि जनाब ये 15-16 जो आपके जो तरमीम आपने जो आइन से मुतसादिम है, तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब वहां उनको मिलने आए चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो अटॉर्नी जनरल बहुत सफे अव्वल के पाकिस्तान के आईनी माहिरीन है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो आपने ये 15-16 जो आपने कहा है ये आइन से मुतसादिम है, इसको हम अपने उसमें नहीं लेके जाएंगे, तरमीम नहीं करेंगे, इसमें तमाम इख्तियारात नादरा को दिए गए और उससे बहुत सी बातें हैं। ठीक। अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में ये है कि जब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के ने ये लिख कर दे दिया हुकूमत को भी, स्टैंडिंग कमेटी सबको, सेनेट कमेटी को सबको दे दिया, उसमें ये कहा कि इसमें शफाफियत नहीं है, ठीक, इसके अंदर राजकारी नहीं है, इसमें टेम्परिंग होती है, धांधली के दरवाजे खुल जाएंगे, वोटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी, तो इसमें हर तरह के जो अपना जो एक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं कहा उन्होंने, एतराज़ात लगाए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा इसको कहता है ये धांधली के दरवाजे खोल देगा, तो हुकूमत के तर्जुमान कैसे कहते हैं जी इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे? तो सारी उन्होंने अपने इंटरनेशनल रिपोर्ट की रोशनी बात कही है। अब हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त ही करेंगे आपकी वसातत की, आपके चैनल की वसातत से, कि जनाब आप क्यों इतना ज्यादा अना में जा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ तशरीफ ले जाए। माजी में प्राइम मिनिस्टर भी जाते रहे, प्रेसिडेंट भी जाते रहे, और मुल्क के सबसे बड़े ताकतवर प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ 3 दफा गए, ठीक बात और है। उन्होंने जो भी बात हुई हाँ गए, वहाँ अपनी बातें की, उन्होंने कभी चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाया, खुद तशरीफ ले गए। इसी तरह गुलाम इसहाक खां जाते रहे, रफीक तारड़ साहब जाते रहे, ये तमाम वज़रा सदारत यूसुफ गिलानी जाते रहे, इसी तरह जो है शौकत अजीज जाते रहे चीफ इलेक्शन कमीशन मिलने के लिए। तो ये जनाब आप तशरीफ ले जाए और वहाँ को कहेंगे जनाब ये मेरा पॉइंट है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो खुफिया शकें बताएगा उनको, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, जिससे इसके अंदर शफाफियत नहीं है। तो अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्या आप कह रहे हैं, कुछ खुफिया शिकें इसके अंदर हैं जो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव भी है, और जाहिर है कि इलेक्शन की जिम्मेदारी है तो उनकी ज्यादा सुनी भी जाएगी और उनको ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर को करना जरूरी है। आपने एक और भी आज एक अहम चीज लिखी, आपने कहा ये नई मर्दमशुमारी के सिलसिले में कोई 25 के करीब हल्के जो हैं वो सिंध के अंदर बढ़ जाएंगे और पीपल्स पार्टी को इसका जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। तो इसकी डिटेल और फिर नई मर्दमशुमारी इलेक्शन से
पहले 2023 में इलेक्शन होना है सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्या मामला हो सकता है? जी हाँ, उस पे ये मैं अर्ज करूंगा आपसे कि जब मैंने थोड़ा सा मैं बता दूं, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैंने 2 हफ्ते पहले बड़े खत लिखा कि जनाब आपको सही आपके जो मिनिस्टर एडवाइजर जो सही एडवाइस नहीं कर रहे, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ 5-6 मिनट के अंदर इसके अंदर कौन से खुफिया शिके हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं होता, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब आइए आप सेंसस की तरफ। अब सेंसस बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा इमरान खान की गवर्नमेंट को जाता है बड़ा क्रेडिट कि उन्होंने डिजिटल जो है बहुत तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए मर्दमशुमारी करना चाहते हैं। अब जो मर्दमशुमारी सही मायने में हो जाएंगी तो सिंध, कराची और हैदराबाद को अपना हकूक वो मिल जाएंगे जो 1972 में उस वक्त की हुकूमत ने मर्दमशुमारी में नकबजगी करते हुए कोई तकरीबन 7-8 सीटें उस जमाने में खत्म कर दी थी, मर्दमशुमारी में तादाद कम कर दी थी। यानी आप यकीन जाने इतना बड़ा कराची शहर 1972 में आबादी 30 लाख थी, ये कैसे हो सकता है? तो ये अब जो सही मायने में जब आपको 1972 से लेकर आज तक जितनी इसकी आबादी का सेटअप है, उसको जब इसकी सही डिजिटल मर्दमशुमारी होगी तो आपके जो आपका हमारा रूरल एरिया है सिंध का, उसकी आबादी कम आएगी, तो ये सारी आबादी जो सीटें वही रहेगी 272 रहेगी, लेकिन वो सिंध की सीटें जो है रूरल जो है वो अर्बन में आ जाएगी। जिस तरह लाहौर के 8 सीटें कम हो गई थी, बाद में सूबे में तकसीम हो गई थी। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सही मायने में जो डिजिटल मर्दमशुमारी हो गई तो उस कराची की सीटें बढ़ जाएंगी और 25 सीटें सूबाई असेंबली की, 10 सीटें कौमी असेंबली की बढ़ जाएंगी, जिससे कि पूरा नक्शा ही बदल जाएगा आइंदा 2021 के इंतखाबात। हकीकत आएगी ना, जब 3 करोड़ की आबादी आ जाएगी कराची की, 3 करोड़ की आबादी आ जाएगी तो सीटें तो ऑटोमेटिक आपको 10-12 मिल जाएगी। बिल्कुल, बहरहाल मर्दमशुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले आप कह रहे हैं कि ये करना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर मोहम्मद दिलशाद साहब हमारे से बात कर रहे थे। अब सियासत की तरफ ही बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के आज IMF के प्रोग्राम की बात हो रही है। 30 रुपए के करीब यानी 4 रुपए हर हफ्ते जो है अगर इजाफा होता है, बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, तो महंगाई का एक बड़ा तूफान जो है वो पाकिस्तान के अवाम को हर महीने जो है इजाफा वो महंगाई का सामना पाकिस्तान के अवाम को करना पड़ेगा। सियासी जमातें क्या कर रही हैं, अपोजिशन क्या कर रही है, क्या अपोजिशन भी नाकाम हो रही है? ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि इस वक्त पूछा जा रहा है और हम भी ये सवाल पूछेंगे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जो कि PDM के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये सवाल जो कि मैंने अभी बताया है, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर, कि सब कुछ गलत है जो कुछ हो रहा है इस वक्त। आपके बकौल हुकूमत गलत कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? जी, मैं समझता हूँ जब लोग मायूस हो जाएं हुकूमत से तो अपोजिशन को देखते हैं वो क्या कर रही है। ये बात तो इतराफ है ना सबको कि आज हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, अपोजिशन तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। और यकीनन पार्लिमानी निजाम चूंकि हम नहीं समझते और माजी में भी पार्लिमानी निजाम को मैनिपुलेट किया गया है और तवक्कुआत बढ़ाई गई हैं, जो कुछ 80 के अशरे में होता रहा, 90 में होता रहा, 2000 में भी होता रहा जी, तो लोग कुछ उम्मीद लगा लेते हैं कि जनाब ये भी कोई सौदा कर लेंगे और हुकूमत को हटा लेंगे, जिसकी माजी में कोशिशें भी हुई हैं पिछले दौर के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी। तो बहरहाल अब जो बात है वो ये है कि एक पार्लिमानी निजाम है, अददी बरतरी है। अददी बरतरी का मुजाहरा आपने पिछले 2 हफ्ते में देखा कि 2 हफ्ते पहले हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी जॉइंट सिटिंग में, और ये बड़ा वाज़ेह था कि कौमी असम्बली में हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। बहरहाल टेलीफोन कॉलें आई और पिछले हफ्ते अक्सरियत काया पलट गई, अक्सरियत आ गई, सफा जुड़ गया। जी, सफे पता नहीं जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अक्सरियत वहां मौजूद थी। और हमें बहुत से लोगों ने कहा जी मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं वोट नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ कि हुकूमत के साथ रहा तो सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन बस टेलीफोन कॉल आई है तो मैं आ गया हूँ। तो उनका नंबर पूरा था उसमें आपके ख्याल में जो जब हुई है? मैं दोबारा इसलिए उस पर जा रही हूँ नंबर जो था हमारा, क्योंकि वहाँ जो वोटिंग होती है, हाँ, इसमें पीपल्स पार्टी की खासतौर पे रजा रवानी साहब की अपनी राय है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ अक्सरियत से वोटिंग होती है। तो हमारे 203 मेंबर
एक्सपेक्टेड थे और 203 मौजूद थे। हुकूमत के 228 के करीब होने चाहिए थे, उसके 3-4 शायद वहां पर 221 तो बोला कुछ स्पीकर साहब की वजह पे नहीं थे। हाँ, 221 का उन्होंने कहा, तो 6 या 7 आप समझ जी 212 और 216 के दरमियान थे। हमने मुख्तलिफ तरीके से गिनती करवाई थी और कुछ लोगों ने 212 बताए, कुछ ने 216 बताए। तो इसका मतलब ये है कि गिनती गलत हुई है जो उस दिन गिनती गलत हुई है 212। और हमने कहा भी, हमने कहा डिवीजन करवा लें। हाउस में ये तरीका होता है जी कि आप डिवीजन मांग सकते हैं और जो हक में होते हैं वो एक तरफ निकल जाते हैं, उनको एक एक करके गिना जाता है नाम से, और जो मुखालिफ होते हैं वो एक तरफ निकल जाते हैं, गिना जाता है। ऐसा ही है। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। पहले मान गए स्पीकर साहब, नहीं वो तो कैसे, वो तो मैंडेटरी होता है, जब कोई पॉइंट आउट कर देता है तो बहुत उनको ही करवाना मैंडेटरी पड़ता है। होती है। हाँ, स्पीकर साहब इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। तो पार्लिमानी रवायात का उनको कोई ना एहतराम है ना उनको पता है। तो आप ये कह रहे हैं 216 के करीब लोग थे, 228 होने चाहिए थे, 12 या 13 लोग ये बनते हैं अगर जी 12-13 बनते हैं, शायद 4-5 उनमें से हकीकी मानों में नहीं थे, मुल्क में एक ऐसा मामला था उनका। और हमारे भी ऐसे 4-5 लोग थे, बीमार थे या मुल्क से बाहर थे किसी वैलिड रीजन। और ये जो दिलावर खान साहब वाला ग्रुप है जिसपे वो मुस्तफा तो हमारे नवाज साथ है नहीं ना, वो तो ओपन मगर फिर हुकूमत भी के साथ है, वो हाँ, हुकूमत के साथ है। हाँ। उनको हुकूमत में गिनते हैं, आप हमने कभी उनको गिना नहीं है। इस दफा भी आपने उनको हुकूमत में जी गिना। बिल्कुल, उसके साथ पहले वो चूंकि आपके जी वो सिर्फ आए थे यूसुफ रजा साहब को वोट देने के लीडर लिए, ऑफ अपोजिशन बनाने के उसके लिए। बाद से वो नहीं, फिर उसके बाद से नहीं नजर आए। दोबारा चलेंगे। अच्छा, नहीं इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कॉल्स आई, तो कॉल्स जो आई वो आपके ख्याल में कहाँ से आई? पिंडी से आई, इस्लामाबाद से ये आई? लोगों से पूछ लें जी। नहीं मगर आपका अंदाजा क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक न्यूट्रल, अगर हुकूमत की बात को मानता होता तो उससे पिछले हफ्ते भी आ जाते। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में कॉलें की, लोग नहीं आए, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कॉलें आती हैं, ये बदनसीबी है मुल्क की। यही बातें हम हमेशा करते हैं कि जब मुल्क का निजाम ही आइन के मुताबिक नहीं होगा, लोग अदम एतमाद की बात करते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ यार, जब निजाम आइन के मुताबिक होगा फिर ये बातें करें। तो भाई साहब ये तो फिर बड़ा सीरियस सवाल है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि अददी नंबर उनके पास है, तो फिर तो आपको चाहिए कि हुकूमत को आप 2 साल अगले भी पूरे करने दें। उनका हक तो बनता है कि 5 साल वो भी मुकम्मल करें। टेलीफोनों पे अगर गुजारा कर सकते हैं तो कर लेंगे, लेकिन सर उसके पास, उसके अलावा भी तो कोई मुतबादिल चीज नहीं है ना, मुतबादिल किसी के इलेक्शन पास होते हैं भी। ना, मुल्क के मामले इलेक्शन से चलते हैं। यहाँ तो इलेक्शन चोरी हुआ ना, एक हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन नतीजे में आई है। वैसे भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, तो वो आर्टिफिशियली वेंटिलेटर पर जिंदा है। तो जब तक टेलीफोन कॉलें साथ देंगी तो और उसकी वजह क्या आपको लगती है कि टेलीफोन कॉलें इस वक्त साथ दे रही है? मैं क्या स्पेकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। ईवीएम तो बहुत इंपॉर्टेंट कानून साजी थी ना, इसके आज प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अगला इलेक्शन कराए। देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को ना कानून का पता है ना आइन का पता है। बदनसीबी है कि ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो अब इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात समझ आ जाएगी तो फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो फिर जिसका काम है सर, वो फिर वो क्या अपना काम कर देंगे, वो इलेक्शन करवा देंगे। तो आपको लगता है कि अपोजिशन जो है इस दौरान इस कानून साजी के खिलाफ अदालत में जाएगी? जी, अपोजिशन भी देखेगी कि क्या करना है, क्योंकि अदालतों के मामलात भी आपके सामने जो बातें आ रही हैं बड़ी खौफनाक बातें हैं। बिल्कुल, जैसे नजर में जी मैं उस पे आने लगी। पहले चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, अब कोई ऑडियो भी है। अल्लाह करे, मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि ये बातें गलत हों, ये दुरुस्त ना हो, कि जब मुल्क का चीफ जस्टिस ही मुल्क के निजाम को तोड़ने में लगा हुआ है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर मुल्क में क्या रहेगा? भाई साहब अब ये सवाल उठ रहा है कि ये सारी टेपें जो है अब क्यों आ रही हैं, जबकि फैसला बिल्कुल मरियम बीबी का हाई कोर्ट में है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एवन फील्ड के अंदर भी, मतलब जाहिर है कि क्रेडिबिलिटी का सवाल तो उठ रहा है कि मरियम बीबी के फैसले से फैसला 3 साल से पड़ा हुआ है। ये अपील 2018 में दायर हुई थी, तो बहरहाल वो फैसले अपनी जगह पर हैं। लेकिन तो आपको लगता है साकिब निसार साहब की जो ऑडियो आ रही है, इसकी वीडियो भी मौजूद है, कुछ ऐसी इत्तलात भी है? मुझे नहीं, लेकिन ऑडियो जो है ये फोरेंसिक इसका हुआ है और ये ऑथेंटिक है आपके ख्याल? वो तरदीद कर रहे हैं क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। हम फोरेंसिक सारे करते हैं। यहाँ पर हुकूमत के वज़रा ने असेंबली में कहा था, जब ने फोरेंसिक एनालिसिस करा लिया, पता नहीं 4,000 अरब PMLN खा गई है। तो मैंने उसको कहा था, यार तुम्हारे पूरे महकमे में 4,000 अरब खर्च नहीं हुआ, तो कहाँ से खा गई है?
تو فورینسک کا لفظ بڑا سب کو شوق ہے استعمال کرنے کا، اس کا مطلب نہیں آتا. لیکن انکوائری نہیں ہونی چاہیے جوڈیشل؟ بالکل ہونی چاہیے جی، بڑا سیریس معاملہ ہے. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سیریس معاملہ ہے. تو کون کرے گا اس جوڈیشل انکوائری کو اگر آپ مطالبہ کریں؟ یہی مسئلہ ہے پاکستان میں، مطلب کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. سر وہ یہی تو ہے، عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے، کیسٹوں پہ کیسٹیں آ رہی ہیں، ٹیپوں پہ ٹیپیں آ رہی ہیں. یہی بات ہے، سیاسی رہنماؤں کے اوپر الزامات ہیں. یہی بدنصیبی ہے ملک کی، یہی بدنصیبی ہے. تو سر اب کہ آپ آج کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، جی کیا کریں گے؟ تو پھر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر تو نظام میں کولیپس ہونے کی تاریخ تو کولیپس اب ہو چکا ہے، اس میں رہ کیا گیا ہے؟ تاریخ کے حوالے کر دیں ان چیزوں کو، میرے خیال ہے ایک نیا سٹارٹ کریں. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہوا تھا، جیسے اس قیوم والا معاملہ انہوں نے بھی تاریخ کے حوالے کر دیا تھا، اس طرح یہ بھی کر دیں اس کو. جی اس کو بھی کھول لیں، اگر کھولنا ہے سارے کھول لیں، اگر دیکھنا ہے تو پھر اس کو، لیکن دیکھے گا کون؟ اس سے پہلے بھٹو صاحب مسئلہ یہ پیدا، بھٹو صاحب وہ 5 جج جی وفات سے پہلے کہہ کر گئے کہ ہم نے دباؤ کے تحت فیصلہ دیا تھا. مشرف نے پتہ نہیں 2 سال مانگے، ہم نے اس کو 5 دے دیے. جی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے ہسپتالوں میں. ابھی ریسنٹلی سر آپ نے ایکسٹینشن کے اندر بھی تو ووٹنگ کی ہے، اپنی پورے ووٹس دیے ہیں. نہیں دیکھیں، ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا، میرا سوال تو یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق تھا عدالت سے؟ عدالت نے کس قانون کے تحت وہ فیصلہ کیا؟ بہرحال کر دیا، سپریم کورٹ ہے. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو نواز شریف صاحب کے معاملے میں ٹرائل کورٹ بن گیا. کوئی پریسیڈنٹ دنیا میں نہیں ہے، اور آپ نے ایک 10 سال 7-8 سال پہلے کے اقامے کی فیس نہ لینے پر ملک کی حکومت توڑ دی. یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، ان کے پاس جاتا، وہ کہتے جی آپ نے اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا، جواب دیں. وہ اس کو جواب دیتے، وہ بات سنی جاتی، اس کے دلائل دیے جاتے. یہاں پر سپریم کورٹ ملوث ہو گیا تو یہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. بالکل ہماری تاریخ بہت سے سوال اٹھاتی ہے. بالکل اٹھاتے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رسیدیں بھی پیش نہیں کی گئی پی ایم ایل این کی طرف سے. بریک کے بعد اس پہ آپ سے ضرور پوچھ لیتی ہوں. کون سی رسیدیں؟ جو ایون فیلڈ کی تھی یا جو بھی تھی، اس کے اوپر یہ آج بھی آپ نے دیکھا ہے فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کل بھی ان کا یہ بیانیہ ہے کہ رسیدیں نہیں دی گئی. اور اب جب فواد چودھری صاحب اپنے دادا کی رسیدیں لے آئے، میں بھی لے آؤں گا. آپ اپنے دادا کی رسیدیں لے آئیں، انہوں نے پراپرٹی خریدی ہو. مذاق تو نہیں ہے نا. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہوگا کیا مستقبل کا، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے باعث صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب، اب یہ سوال تو ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا نا کہ پی ڈی ایم آج بھی جیسے اجلاس ہوا تو پی ڈی ایم نے کیا فیصلے کیے ہیں، استعفے بھی دیں گے. میں سن رہی تھی حافظ صاحب کو، وہ کہتے لانگ مارچ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی. لیکن عملی طور پر آپ کو نہیں لگتا لوگ مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن اور خاص کر کے پی ڈی ایم کچھ نہیں کر سکی فی الحال؟ نہیں دیکھیں، کچھ کرنے کا جو سوال ہوتا ہے نا، پارلیمانی جمہوریت میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بڑا محدود ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ عام آدمی بدقسمتی سے نہیں جانتا. میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو تماشے لگے رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی راتوں رات تبدیلی آ جائے گی. یہاں پر جو حکومتیں آتی ہیں، جس طرح وہ آتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ایک ہائیبرڈ نظام آ گیا. اب وہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو گیا ہے، لوگ تکلیف میں جی. تو اب جو نظام غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے آیا ہو، اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر کیا آپشن ہے؟ جی آپشن آپ کے سامنے خود آئیں گے، آپ دیکھیں گے. جب ملک تکلیف میں ہو اور اپوزیشن جو بات کر رہی ہے حقیقت وہی ہے. آج صرف الیکشن سے حل معاملہ نہیں ہوگا، آج آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا. یہ بات پی ڈی ایم کر رہی ہے. ہم اس معاملے کے مستقل حل کی تلاش میں ہیں. آج کا حل جو ہے وہ آپ کو پرسوں کے مسائل، بڑی آئیڈیلسٹ اپروچ نہیں ہے کہ مطلب جو چیزیں 70 سال سے نہیں بدل سکی ہیں وہ آپ کے خیال میں چند دنوں کے اندر، چند سالوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ تسلیم کر دی جائے. بات کا حق تو دے دیں نا، بات تو کر سکیں نا. کہ ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس پہ اگر بات بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر حل تو نہیں ہوگا. آج شکلیں بدلنے سے، سودا کر کے حکومت اقتدار میں شامل ہونے سے مسائل حل نہیں ہو. کیا ابھی ایسا نہیں ہو رہا؟ کس میں، کہاں پر؟ یہ کہ مطلب بات چیت اب نہیں ہو رہی کیا؟ میرا نہیں خیال ہوگی، میرا نہیں خیال. کوئی جماعت بھی نہیں کرے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل، جو جماعت کرے گی وہ عوام میں مار کھائے گی. آج عوام معاملے کو سمجھ گئے. پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا
कंट्रीब्यूशन है या जो कुछ उन्होंने हासिल किया है इस एक साल में, वो यही है कि आज अवाम मसले को समझ गए कि हमारी तकलीफ की जड़ क्या है। हमारी तकलीफ की जड़ मुल्क में एक गैर आईनी हुकूमत है, मुल्क में इलेक्शन की चोरी है। लेकिन मौलाना तो थोड़े मायूस नजर आते हैं। जो हमने सुना अभी जो पेशावर में आप लोगों का जलसा था उसके अंदर तो मौलाना ने कहा कोई मेरे साथ आए या ना आए, कोई मेरे साथ चले या ना चले, मगर हमने फैसला कर लिया है कि हम जो है वो अकेले ही निकल जाएंगे। तो इसका तो मतलब ये है कि PMLN से भी वो मायूस नजर आते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। PDM में सब जमातें मुशावरत होती है, उसी पर चलती है, एक प्रोग्राम है। और PDM एक तहरीक है, उसका मकसद असूल इक़्तिदार नहीं है, उसका मकसद इस मामले के हकीकी हल की तलाश है। और वो हकीकी हल तो आपको फिर पार्लियामेंट के जरिए ही करना पड़ेगा। वो हकीकी हल जब अवाम कबूल करें, पार्लियामान तो आपको नहीं देगा ना, ये पार्लियामान तो नहीं देगा, ये तो आपको EVM देगा, उल्टे सीधे कानून देगा, कुलभूषण की वो देगा, NRO देगा, इस किस्म की चीजें देगा। तो फिर भाई साहब, फिर वही मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप हमेशा ये बात करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल है वो यहाँ से उठता है कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। जब बहुत से ऑप्शंस होते हैं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। आप कहते हैं अवाम के जरिए से, तो फिर क्या लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, क्या D चौक पे धरना देंगे, क्या होगा? हम वो सारी तरीके अपनाएंगे जिससे ये मसला हल हो सकता है हकीकी मानों में, यानी निजाम आइन के मुताबिक हो। वो अवामी दबाव ही से होता है। उस अवामी दबाव को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो दबाव कब आता है, ये सब चीजें जो हैं ये एक तहरीक अवाम की नफ्स। लेकिन हमने भी पेशावर में देखा जो भी जलसा हुआ आपका, तो वो तो एक नाकाम शो था। आप तस्लीम करेंगे? बिल्कुल, आप नाकाम उसको अगर कहना चाहती हैं जरूर कहें, लेकिन वहां मसला ये था कि मोटरवे पर जलसा था, वो रैली थी, जलसा नहीं था। तो एक तरफ 5 किलोमीटर दूर बंद कर दिया गया मोटरवे, एक तरफ 4 किलोमीटर, तो वो दोनों जुलूस वहीं थे। दोपहर का वक्त था, तो हमने फिर ये फैसला किया कि हमारे पास जो मोबाइल का वो कंटेनर था, हम वहीं पर मीडिया मौजूद था, 1500 लोग भी थे, हमने वहीं पे तकरीरें कर दी। मकसद होता है अवाम को इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम मायूस हो गए हैं कि वो नहीं आते अब, या उनका ख्याल है कि PDM या अपोजिशन जमातें उनकी बात नहीं सुन रही हैं और कोई अमल नहीं करे। इसका मतलब ये तो नहीं है। इसी से 3 दिन पहले कोयटा में तारीखी रैली हुई थी, उससे पहले कराची में 2 दिन पहले बहुत बड़ी रैली थी, तो पेशावर में रैली हुई है। उसकी मैं बताया कि वो तादाद वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि जो जुलूस आ रहे थे वो रुक गए थे बहुत दूर। तो वो मामला हो गया, तकारीर हो गई, अब मैसेज अवाम तक पहुंच गया, और मकसद यही है कि मुल्क के निजाम का हल ढूंढा जाए, इक्तदार ना ढूंढा जाए, इक्तदार अवाम के पास। तो सर उसके लिए फिर लीडर्स की जरूरत है, लीडरलेस तहरीकें नहीं चलती हैं। लीडर सारे मौजूद हैं, सब हर जमात के लीडर हैं, लेकिन जो असल क़यादत कही जा सकती है, मतलब इस वक्त देखा जाए तो असल क़यादत अगर पंजाब में देखी जाए तो मियाँ साहब की है, सिंध से देखी जाए तो जरदारी साहब की है, मौलाना है, ये सारी लीडरशिप अगर इकट्ठी एक जगह पे होगी तो शायद कोई फर्क पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि जरूरी नहीं होता? अगर मकसद के साथ आप मुंसलिक हैं तो वो भी मुंसलिक है, हम भी मुंसलिक हैं, सारे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की अब तक की पॉलिसीज जो हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज अपोजिशन से रिलेटेड, वो कामयाब है? आप कामयाब किसको कहते हैं? मुल्क तबाह हो चुका है, मईशत खत्म हो चुकी है, अवाम तकलीफ में है, कानून साजी की हालत आप देख लें, ये सब कानून आपको वापस बदलने पड़ेंगे। कैसे? जब हुकूमत आएगी, किसकी? जिसकी भी आएगी। कैसे? ये सब कानून आप देखेंगे बदले जाते, आप देखते 2 साल के बाद इलेक्शंस जो है, 2 साल के बाद हो, कल हो, पार्लियामानी निजाम में इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी इलेक्शन होंगे, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी, वो इस किस्म के कानून आप नहीं रख सकते, ये कानून आपको बदलने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद बात करेंगे कि अपोजिशन का लाएअमल अगले 6 महीने में, 3 महीने में या 2 महीनों में क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई साहब, जो परेशानी वाली आवाम के लिए बात है कि IMF का नया प्रोग्राम आ गया है या नई किस्त आ रही है, उसकी नई शराइत आ रही है। अब 30 रुपए अगर आपके इजाफा हो जाएगा पेट्रोल में, आपकी बिजली की कीमतों में अलग इजाफा होगा, खाने पीने की चीजें अलग महंगी हो जाएंगी, तो अवाम किधर जाएंगे सर? वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई उम्मीद नहीं बाकी रहेगी। तो फिर तो लोग आपसे भी पूछेंगे ना। जी, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हम देखिए, मैं किस बात का जवाब दूंगा? मैं तो ये बताऊंगा आपको, जो पहले 100 दफा बता चुके हैं, कि जब ये बजट बना है, इसके अंदर 33 रुपए फी लीटर PDL था जो हुकूमत ने लगाना था, 33 रुपए फी लीटर। उस वक्त वो सिफर की सतह पर था। जब आप 33 रुपए लगाएंगे तो आप 660 अरब का जो हदफ है बजट का पूरा करेंगे। तो अब वो हदफ जो है, जो अभी जो आपने लगाना है, वो तकरीबन 40 रुपए क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आपने कम लगाया है 2-3 महीने। तो अब ये तो IMF की मेहरबानी है कि वो सिर्फ 30 रुपए की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके बजट के हदफ में 150 अरब की और कर्ज का इजाफा हो जाएगा। तो ये आज मुल्क के हालात हैं कि हुक्मरान छुपाते हैं हर बात। तो सर अवाम क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी महंगाई के पीछे है। ये बात है। मैं ये कहता हूँ ना, अब अवाम इन मामलात का हल मांगते हैं। हल सिर्फ आइन में है। जब तक निजाम मुल्क का आइन के मुताबिक नहीं होगा, नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होंगी, अवाम की आवाज दबाई जाएगी, उनकी राय का एहतराम नहीं होगा, वोट चोरी होगा, इलेक्शन चोरी होंगे, फिर वही होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। आप कंपेयर कर लेना। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आप 2000 में चले जाएं। 2000 में हम हिंदुस्तान से भी आगे थे और बांग्लादेश से भी आगे थे, और काफी आगे थे, यानी 30, 40% आगे थे उनसे पर कैपिटा इनकम, जिस तरह भी आप मेजर कर लें। आज हम दोनों से पीछे हैं, और बहुत पीछे हैं, और बहुत पीछे हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने खुद कोई तरक्की नहीं की, हमने दूसरों के मुकाबले में बहुत कम तरक्की की है। तो अगर आपने आज इन सब मामलात को देखना है तो आपको एक चीज नजर आएगी जो हम और उनमें फर्क है, और वो जमहूरियत है, वो आइन है, और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ तो आम तौर पे जो राय बना दी गई है वो तो ये कि जमहूरियत ही सब मसलों की जड़ है, और जमहूरियत की वजह से और आइन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। जी, वो बनाई जाती है। तो 70 साल से बनी हुई। जी, 70 साल से मार्शाल्लाह के, यहाँ 40 साल मार्शाल्लाह लगा रहा है मुल्क के अंदर। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड आइन में है, और कोई वे फॉरवर्ड है नहीं। उसको कौन तस्लीम कोई मोजज़ात नहीं होते दुनिया में, कोई ममालिक में मोजज़ात नहीं होते। अपने ही दस्तूर के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक अपने मुल्क को चलाएं, अपने घर को दुरुस्त करें, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आइन के तहत ही तहरीक अदम एतमाद भी है, जिसके ऊपर आप जी, तहरीक अदम एतमाद भी आइन के मुताबिक है, लेजिस्लेशन भी आइन के मुताबिक है। तो तहरीक अदम एतमाद उस वक्त होती है जब टेलीफोन कॉलें बंद हो जाएंगी। तो हो सकता है कि बंद हो जाए, मतलब उसके लिए भी कोई बातचीत तो करनी पड़ेगी। दुआ ही कर सकते हैं। आप खुद कहते थे कि स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी जरूरत नहीं है। हम अगर सब आइन को मानते हैं तो कोई बातचीत की जरूरत नहीं है। टेलीफोन कॉलें करना गैर कानूनी है, तो सर जब आपके है। पास अवामी दबाव का भी रास्ता नहीं है, आपके पास जो है वो इस तरह का भी रास्ता नहीं है, और आप तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लेके आएंगे, आपको कोर्ट पे भी एतमाद नहीं है, आप कह रहे हैं कि लेके भी जाएंगे, तो फिर क्या हल होगा? नहीं, देखिए, हल तो अवाम ही देते हैं ना। आज नहीं देंगे तो कल देंगे। तो वो अनार्की हो उस दिन से जी अनार्की होगी, उस दिन से डरे। इसीलिए दस्तूर होते हैं, इसीलिए सियासी जमातें होती हैं कि वो जब फेल हो जाती है, इलेक्शन होता है, दूसरी जमात आ जाती है, वो कोशिश करती है। यहां जब आप इलेक्शन ही चोरी करेंगे, जमातों को तोड़ेंगे, मेंबरान की दबाकर, डराकर, लालच देकर उनके जमीर खरीदेंगे, फिर मुल्क कैसे चलेगा? जिस मुल्क के हुक्मरान ही बिके हुए हों, जो अवाम के नुमाइंदे ना हो, उनसे अभी तवक्को करेंगे कि मुल्क को बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप सुन रहे थे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू, जो कि ये कह रहे हैं कि तब्दीली तब आएगी जब आइन और कानून के मुताबिक, जब जमहूरियत के मुताबिक मुल्क को चलाया जाएगा। उसके चलाने के लिए अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, नहीं कर रही है, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।